विनेश और सोमेश दो दोस्त होते हैं। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और ये चीज़ उनके दोस्त देख रहे होते हैं कि विनेश और सोमेश आपस में बात कर रहे हैं। तो विनेश सोमेश को बोलता है कि हे सोमेश, मैं कल घूमने के लिए वाराणसी जा रहा हूँ। तो अब ये तो इन दोनों के बीच में बात हो गई। विनेश ने अपनी बात बता दी, लेकिन जब बाद में उसके दोस्त सोमेश से मिलते हैं तो वो बोलते हैं, हे सोमेश, विनेश क्या कह रहा था। अब सोमेश के पास तो दो ऑप्शन है। एक, या तो जैसे ही विनेश ने अपनी बात बोली थी या तो वैसे बता दे, नहीं तो वो अपनी भाषा में बता दे। अब वो दो ऑप्शन कैसे कैसे हो सकते हैं? मतलब विनेश क्या बोला कि हे सोमेश, मैं कल घूमने के लिए वाराणसी जा रहा हूँ, या तो इस लैंग्वेज में बता दे, या तो दूसरा ये है कि अरे विनेश तो यह बोल रहा था कि वह कल वाराणसी घूमने जा रहा है। ये दो ऑप्शन हो गए उसके पास। तो अब वो अपने दोस्तों को दो भाषा में बता सकता है कि विनेश बोल रहा था कि वह कल वाराणसी घूमने के लिए जाएगा। ये तो उसका इनडायरेक्ट हो गया कि वह अपनी भाषा में बता रहा है। लेकिन विनेश की भाषा में क्या था कि मैं कल वाराणसी घूमने के लिए जा रहा हूँ। अब विनेश की कही हुई जो बात थी उसको सोमेश ने सेम टू सेम अपने दोस्तों को बताया था, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। और जो विनेश की जो बात थी उसको सोमेश ने अपनी भाषा में बताया था, वो इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आती है। तो आज का हमारा टॉपिक ही है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। मतलब अगर कोई किसी बात को कहता है तो उसको हम अगर दूसरे को बताते हैं तो वो कैसे बताते हैं, या तो हम उसकी कहे हुए बात को सेम टू सेम बता दें, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। या उसकी कही हुई बात को अगर हम अपने तरीके से दूसरे को बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो देयर आर टू वेज टू एक्सप्रेस द स्पीच। वे वन, तरीका एक क्या है कि सत्यम सेड टू मी ही वॉज रीडिंग हिज बुक। और वे टू है कि सत्यम टोल्ड मी दैट ही हैड बिन रीडिंग हिज बुक। दोनों तरीकों को देखोगे तो पहले तरीके में कि सत्यम ने जो मुझसे कहा था वही मैंने सेम टू सेम इधर एक्सप्लेन कर दिया, और दूसरे में क्या है कि सत्यम ने जो मुझे कहा था उसको मैंने अपनी भाषा में इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो वे वन है उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, और वे टू जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अभी हम ये समझते हैं कि नरेशन क्या होता है। नरेशन मतलब होता है किसी की कही हुई बात को दूसरे के सामने प्रकट करना या एक्सप्लेन करना। डिफिनीशन आप देख सकते हो, नरेशन मीन्स द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द स्पीकर्स वर्ड। मतलब एक कला होती है कि जो स्पीकर होता है उसके वर्ड को आप कैसे किसी के सामने बोल सकते हो। दैट आर्ट इज द नरेशन। नरेशन मीन्स द वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने का तरीका। एक तो उसने जो बोला उसका सेम टू सेम आपने बात दूसरे को बता दी, और जो उसने बोला था उसको अपनी भाषा में तुमने बता दिया, वो एक दूसरा तरीका हो गया। अब नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? शुरू में मैंने आपको एग्जाम्पल के तरीके से बताया था कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन का मतलब ही यही होता है कि जो स्पीकर होता है जो अपनी बात वो बोलता है सेम टू सेम, अगर आप वही एग्जैक्ट वर्ड आप अगर यूज़ कर रहे हो तो वही होता है डायरेक्ट। और अगर उसी की बात को आप एक्सप्लेन करके बोल रहे हो वो हो गया इनडायरेक्ट। तो सबसे बड़ी ये बात होती है, पहचान यही होती है कि डायरेक्ट जो नरेशन होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, और इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है उसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ ही नहीं होता है। तो ये पहचानने का सबसे बेसिक तरीका है। बहुत अच्छा तरीका यही है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सबसे पहले आपका फोकस यही होना चाहिए कि वो इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है। अगर उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया गया है दैट इज़ द डायरेक्ट नरेशन, और अगर वहाँ पे डायरेक्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं किया गया है दैट इज़ द इनडायरेक्ट नरेशन। अब नरेशन समझने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके पार्ट के बारे में पढ़ें। पार्ट मतलब उसमें जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब यूज़ किया गया है उसके बारे में, क्योंकि सारा खेल उसी पे ही निर्भर होता है। दोस्तों वीडियो तो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसको बिना स्किप किए देख रहे हो तो गारंटी दे रहा हूँ कि आप 100% नरेशन ज़रूर से ज़रूर सीख जाओगे।
तो देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखो जो सेंटेंस होता है डायरेक्ट का, वो सत्यम सेड टू मी ही वॉज रीडिंग हिज बुक। तो जो सत्यम सेड टू मी, इसमें जो सेड का प्रयोग किया गया वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ही वॉज रीडिंग हिज बुक वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। मतलब कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। मतलब जो वक्ता होता है, जो अपनी बात को प्रकट करता है, जिसको इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखते हैं, अंदर लिखते हैं, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और जो डायरेक्ट में जो सब्जेक्ट होता है, जो बोलता है, जो वक्ता बोलता है, उसमें जो यूज किया हुआ वर्ब होता है वही होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? द वर्ब विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको जो इंट्रोड्यूस कर रहा है वही वर्ब जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। जो हमने एग्जाम्पल देखा था सत्यम वाले में, उसमें जो सेड था, सेड को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? द एग्जैक्ट वर्ड स्पीक बाय द स्पीकर, इट राइट्स विद इन इन्वर्टेड कॉमा। जो मैंने आपको बताया कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है वही क्या होता है? आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसमें ही वॉज रीडिंग हिज बुक, वही क्या हो गया? आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब कुछ ट्रिक हैं हम आपको बताना चाहते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। जैसे सत्यम में जो बात कही थी उसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा था। दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट वर्ड के लेटर को कैपिटल में लिखते हैं, उसमें भी हमने वही किया था। Whenever we change from direct to indirect narration, some point keep in your mind. जैसे do not use inverted comma in the indirect। जब indirect बनाते हैं तो उसमें हम डबल inverted comma नहीं लगाते हैं। Do not use comma after reporting verb। reporting verb के बाद भी हम comma का यूज़ नहीं करते हैं जब हम indirect बनाते हैं। Do not change the tense of the reporting verb, it changes into told, asked, request, commanded एटसेट्रा। ये सब चीज़ें हम आपको एक रूल्स के माध्यम से समझाएंगे कि नरेशन में जो ये सारे रूल्स हैं, सेड या सेड टू को किसके अनुसार हम चेंज करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। कहाँ पर आपको आस्क का यूज़ करना है, कहाँ पर टोल्ड का यूज़ करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ढेर सारे रूल्स हैं, लेकिन ये जो 3 रूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी जगह आपको मिलेंगे, हर जगह बहुत ज़रूरी है। पहला है चेंज ऑफ टेंस, दूसरा है चेंज ऑफ पर्सन, तीसरा है चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरेस्ट ऑफ टाइम और पोजीशन। अगर आपको टेंस के बारे में नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने जो टेंस हैं उनके वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर आप जाइए, क्लिक कीजिए और टेंस के बारे में पढ़ लीजिए। अगर आपका टेंस क्लियर रहेगा तभी आप नरेशन को अच्छे तरीके से समझ सकते हो और अच्छे तरीके से जान सकते हो, आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। चेंज ऑफ टेंस मतलब जो टेंस है उनको बदलना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इनके भी जो सब पार्ट हैं उनके बारे में भी। रूल 1 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करते हैं। क्या बोल रहा है? देखो हमने क्या बोला, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो वक्ता जो बोल रहा है उसका जो वर्ब है उसको, जैसे राम सेज सीता हैज़ गॉन टू जंगल। अब यहाँ सेज जो है सेज, अब जो चेंज ऑफ टेंस है हमें वहीं देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो ये देखो प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। सीता हैज़ गॉन टू जंगल, राम सेज दैट सीता हैज़ गॉन टू जंगल। हमारा रूल 1 क्या बोला कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है। दूसरा देखो, डायरेक्ट वाक्य क्या है? अनिल विल से कनक इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। देखो विल से मतलब ये फ्यूचर टेंस में है, यहीं पे आपको ध्यान देना है। फ्यूचर टेंस में है मतलब जो डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है, जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। अनिल विल से दैट कनक इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल।
नेक्स्ट है राजू हैज़ सेड टू मी राहुल विल ज्वाइन द मैच। राजू हैज़ टोल्ड मी दैट राहुल विल ज्वाइन द मैच। इसमें भी जो हैज़ सेड है यह भी देखो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत में आता है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्नलिखित टेंस में बदल देते हैं। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस है इसको हम नहीं चेंज करते हैं। सेल को शुड, विल को वुड, मे को माइट में, कैन को कुड में चेंज करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के तरीके से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो सुमन सेड ही टेल्स अ लाई। अब सुमन सेड दैट ही टोल्ड अ लाई, मतलब सुमन ने बोला कि ही टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलता है। अब सेड क्या आ गया, वह आपका आ गया पास्ट में आ गया। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको आपको तो चेंज करना पड़ेगा। अब रिपोर्टेड स्पीच किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। सेम हमने वही किया है। यू सेड राम गोज टू मार्केट, यू सेड दैट राम वेंट टू मार्केट। सेम दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी सेम यही हुआ है। हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट टेंस में है, तो जो इन्वर्टेड कामा के बीच में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस में आ रहा है उसी टेंस के हिसाब से हम उसको इनडायरेक्ट बनाते हुए चेंज कर देंगे। जो हमने आपको भी पहले ही बताया कि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में करेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे। ऐसे ही परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे। ऐसे ही चीज़ें, ऐसे हम एक एक करके एग्जाम्पल के, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एग्जाम्पल के जरिए आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ले लो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मोहन सेड टू मी ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो मोहन टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। देखो अब यहाँ सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, ये हमेशा याद रखना। सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर वो क्या हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है तो उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया। यू सेड दे आर प्लेइंग द मैच, यू सेड दैट दे वर प्लेइंग द मैच। अब अगर इसकी बात की जाए तो देखो ऊपर वाले में क्या सेड टू हुआ है, अगर कहीं सेड टू आता है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते हुए हम उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं, और अगर सेड के बाद टू का यूज़ नहीं हो रहा है तो हम सेट को जैसे का तैसा ही रख देंगे, सेट को सेट ही रहने देंगे, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे। तीसरा क्या बोलता है जो चेंज ऑफ टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच की हम बात कर रहे हैं। राघव सेड संजू हैज कुक्ड फूड, राघव सेड दैट संजू हैड कुक्ड फूड। अब देखो सेट के पास टू नहीं है तो हमने उसको टोल्ड में चेंज नहीं किया, सेट को सेट रहने दिया। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें दैट का यूज़ करना होता है, तो हमने वहाँ पर किसका यूज़ किया, दैट का यूज़ किया। नेक्स्ट क्या है, संजू हैड कुक्ड फूड, अब वो किस में था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था, हमने उसको किस में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट है रमेश सेड टू मी सोमेश हैज़ डन हिज जॉब, रमेश टोल्ड मी दैट सोमेश हैड डन हिज जॉब। देखा, मतलब अगर सेट के पास टू आ रहा है तो उसको टोल्ड में चेंज करना है। और एक चीज़ और मैंने आपको नहीं बताई, यहाँ बता रहा हूँ, सॉरी, जो डबल इन्वर्टेड कामा है उसको हटाने के लिए हमें दैट का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बिरबल सेड
इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग आ गया, हैज़ बीन आ गया, मतलब ये परफेक्ट टेंस है। तो हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, बिरबल सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा है द किंग सेड टू मिनिस्टर पीपल हैव बीन डूइंग मोर वर्क फॉर 2 days। इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, द किंग टोल्ड मिनिस्टर दैट पीपल हैड बीन डूइंग मोर वर्क फॉर 2 days। तो सिंपल सी बात है, पहले वाले में हम क्या देख रहे हैं कि जो सेड है, सेड के बाद टू नहीं आया हो तो हमने उसको टोल्ड में नहीं बदला है। ये सेम किस में आया, दूसरे वाले हमारे एग्जांपल में आया, सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया। और हम जब डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा रहे हैं तो वहाँ पे हमने दैट का प्रयोग कर दिया। और जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस आया है, हमने उसको इनडायरेक्ट बनाते वक्त हमने उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो पहला है ही सेड द डॉग डाइड इन द नाइट। उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही सेड दैट द डॉग हैड डाइड इन द नाइट। दूसरा है ही सेड टू मी दे वेंट टू कॉलेज। ही टोल्ड मी दैट दे हैड गॉन टू कॉलेज। देखो आराम से देखो, जो डबल इन्वर्टेड कामा में जो लिखा हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन जो उससे बाहर लिखा हुआ है जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, वो पास्ट में है। इसीलिए हमें डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो आई हुई चीज़ है उसको चेंज करने की जरूरत है। अगर यही प्रेजेंट और फ्यूचर में होता तो हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा हुआ स्पीच है उसके टेंस को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम सिंस या फॉर को नहीं देखेंगे, जरूरी नहीं है कि हमें वहाँ लगाना है। अगर लगा हुआ है तो लगाओ, नहीं लगा हुआ है तो कोई बात नहीं। लेकिन वैसे भी पास्ट कंटिन्यूअस की बात चलती है तो वहाँ पे फॉर और सिंस का यूज़ नहीं किया जाता है। द टीचर सेड स्टूडेंट वर learning their lessons. The teacher said that students had been learning their lessons. The coach said Kamal was playing very well. The coach said that Kamal had been playing very well. देखो अगर आपने सेंटेंस बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और टेंस बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको नरेशन में जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आपने सेंटेंस पढ़ा हुआ है तो उसमें पर्सन के बारे में पढ़ा होगा, पर्सन पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे पर्सन के बारे में ही बोला जा रहा है। और आपने टेंस पढ़ा हुआ है, अगर टेंस पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे सारा खेल जो है वो टेंस का ही है। जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस आ रहा है उसको इनडायरेक्ट बनाते हुए जिसमें हमें चेंज करना है, जो रूल बोलता है बस उसी में हमें चेंज करना है और कुछ नहीं देखना है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये दो टेंस ऐसे हैं, अगर इनमें का कोई भी सेंटेंस अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आता है तो इसमें कोई नहीं चेंज करते हैं, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। जैसे दे सेड रीमा हैड संग अ सॉन्ग। दे सेड दैट रीमा हैड संग अ सॉन्ग। आरजू सेड आलोक हैड ड्रंक हिज मिल्क। आरजू सेड दैट आलोक हैड ड्रंक हिज मिल्क। Savita said Neha had been reading for 2 hours. Savita said that Neha had been reading for 2 hours. पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हम किसी में क्यों नहीं चेंज करते, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस होता है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास जो अगर वो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला आएगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला आएगा तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे टेंस के रिगार्डिंग। ओके, रूल्स 3 क्या बोलता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब जो शुरू का है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शैल को शुड, विल को वुड, कैन को कुड, मे को माइट,
में बदल देते हैं। जैसे रमन सेड रतन शैल डांस, अब रमन सेड दैट रतन शुड डांस। अंशु सेड आशु विल गो टू ऑफिस, अंशु सेड दैट आशु वुड गो टू ऑफिस। He said Sohan can jump into the pool. He said that Sohan could jump into the pool. मैंने यहाँ रिवर लिख दिया है, उसके लिए सॉरी। The principal said the boys may go. The principal said that the boys might go. हमने जो शुरू में आपको जो टिप्स बताए ये वही चीज़ है कि सेल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज कर देते हैं। ठीक है। अब रूल 4 क्या बोलता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, देखो वो पास्ट टेंस में है तभी सारा खेला हो रहा है, तभी सारे चेंजेस हो रहे हैं। प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो कोई चेंज ही नहीं होता टेंस के रिगार्डिंग। तो रिपोर्टेड स्पीच में ऑट, मस्ट, कुड, वुड, माइट, हैड, बेटर, यूज्ड टू अगर आए तो कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे ही सेड टू मी रामू शुड हैव ट्राइड हार्डर, ही टोल्ड मी दैट रामू शुड हैव ट्राइड हार्डर। अब देखो हमें ये तो चेंज करना पड़ेगा, जो सेड टू है उसको टोल्ड में बदलना ही पड़ेगा। अगर सेड रहता है तो सेड का सेड में रख देते हैं। डबल इन्वर्टेड कामा हटाना है तो हमें दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर में जो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच पड़ा हुआ है उसको फोकस करना है, वो किस टेंस में है। टेंस में है तो जो रूल्स पड़ा है चेंज ऑफ टेंस का उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर सेल या विल के बारे में लिखा गया है तो शुड और वुड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बोला है कि ऑट, मस्ट, कुड, वुड, माइट, हैड, बेटर, यूज्ड टू, अगर ये सब वर्ड अगर उसमें आ रहे हैं डबल इन्वर्टेड कामा वाले सेंटेंस में तो उसको हम वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, उसमें चेंज नहीं करते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी होता है। पहला कंडीशन, जहाँ हमेशा सत्य रहने वाली बात की जाए, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये तो एकदम सत्य बात है कि जो सन है हमेशा वेस्ट में ही सेट मतलब डूबता है। तो ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ये चीज़ें यूनिवर्सल है, मतलब ऐसा नहीं है कि सूरज आपका पूर्व में ही डूब जाएगा या फिर नॉर्थ में डूब जाएगा, ये हमेशा कहाँ पश्चिम में ही डूबेगा। इसलिए ये जो कुछ चीज़ें हैं इनको वर्ड को आपको याद करनी पड़ेगी, आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल है, मतलब सार्वभौमिक सत्य है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सन के ही चारों तरफ घूमती है, चंद्रमा के चारों तरफ नहीं घूमती है, चंद्रमा इसके चारों तरफ घूमता है। तो अगर चंद्रमा की बात आएगी तो वो भी एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है। तो इतना इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये सब कुछ चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ ही होती हैं। दूसरा कंडीशन है, अगर कोई हैबिचुअल फैक्ट होता है तो जैसे कोई आदत से रिलेटेड बात कही जाती है। जैसे हिमांशु सेड डॉग्स बार्क एज स्ट्रेंजर, मतलब कुत्ता देखो देखता है, अगर स्ट्रेंजर को देखता है तो सीधा भौंकना शुरू करता है। ये उसका जो है जो आदत से संबंधित बात है, जो हैबिचुअल फैक्ट है। हिमांशु सेड दैट डॉग्स बार्क एज स्ट्रेंजर। The teacher said when the cat is away, the mice play. The teacher said that when the cat is away, the mice play. बिल्ली भाग जाती है तभी चूहे खेलते हैं। यह क्या है, एक तरह का हैबिचुअल फैक्ट है। ये उसकी आदत से, भाई ऐसा अभी बिल्ली आ जाएगी तो चूहे तो डर ही जाएंगे, तो वो उनकी आदत है कि मतलब बिल्ली के आने से डर जाएंगे और बिल्ली चली जाएगी तो खेलने लगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हिस्टोरिकल भी फैक्ट होता है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है, हैबिचुअल फैक्ट होता है। इन सब कंडीशंस में क्या होता है कि ये जो आपके चेंज ऑफ जो टेंस हैं वहाँ अप्लाई नहीं होते हैं। ऐसे आगे भी हम देख लेंगे, एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी आता है। नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं जहाँ पे कोई भी कहावत कही गई हो या उसका वर्णन किया गया है, जिसको प्रोवर्ब कहते हैं, तो उसमें भी हम चेंज नहीं करते हैं। द टीचर सेड हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक प्रोवर्ब है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, द टीचर सेड दैट हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट, द कोच सेड 2 and 2 make 4। द कोच सेड दैट 2 and 2 make 4। अब दोनों सेंटेंस को देखो ध्यान से। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हम ये नहीं कह सकते हॉनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। ये देखो भाई, ये कहावत है
कि ऑनेस्टी जो होती है ये सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। अब ये हम बोलेंगे बहुत अच्छी पॉलिसी होती थी, तो ये जो प्रोवर्ब, ये जो पहले के लोगों के बनाए हुए जो वर्ड्स हैं, जो प्रोवर्ब्स हैं, उसको तो हम झुठला देंगे ना। तो जो इनडायरेक्ट बनाते वक्त इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है कि अगर प्रोवर्ब्स आता है या हैबिचुअल फैक्ट आता है या यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, तो इन सब चीज़ों में जो चेंज ऑफ टेंस होता है, वहाँ पे चेंज ऑफ टेंस का जो रूल होता है वो फॉलो नहीं किया जाता है, वहाँ पे लागू नहीं करते हैं। चौथा देखो, मैंने बोला ना हिस्टोरिकल फैक्ट भी एक होता है। जब वाक्य में किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया गया हो, तब भी हम वहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच आता है तो उसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं। देखो पहला, माई फादर सेड द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। माई फादर सेड दैट द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। दूसरा है, द टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। द टीचर सेड, या स्टेट भी बोल सकते हैं, दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। देखो पहले को देखो कि जो क्या बोल रहे हैं, मतलब माई फादर सेड के बाद टू आता तो हमने टोल्ड लगा देते हैं। टू आता तो मतलब वो किसी को बता रहे होते हैं तो हम वहाँ टोल्ड लगा देते हैं। और डबल यूनाइटेड कामा को हमें हटाना है तो हमने दैट का यूज़ कर दिया। अब ये देख रहे हैं कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस में है, तो हमें पहली बात तो टेंस देखना ही नहीं है, क्योंकि पहली बात हमें इसमें फोकस करना है कि वो क्या चीज़ है, वो हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो यहाँ पे कोई चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। दूसरा, पहला हो गया हमारा चेंज ऑफ टेंस का हो गया कंप्लीट। दूसरा है रूल्स फॉर चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये बहुत अच्छी चीज़ है। 1 2 3 बाई सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर इनडायरेक्ट में आपने केवल ये 6 वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, 1 2 3 और SON, 1 के नीचे S, 2 के नीचे O, 3 के नीचे N, ये चीज़ याद कर लिया तो आपको चेंज ऑफ जो पर्सन है वो कभी भी डाउट नहीं आएगा, कभी आएगा ही नहीं। फर्स्ट मतलब सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो और थर्ड पर्सन में कोई चेंज ही नहीं करना है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड फेज की तरफ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त। फर्स्ट फेज क्या हो गया हमारा, चेंज ऑफ टेंस हो गया। दूसरा फेज हमारा है, मैंने 3 रूल्स आपको बताए थे, दूसरा फेज हमारा है चेंज ऑफ पर्सन का। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ द पर्सन। रूल 1, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। मैंने क्या बोला, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डायरेक्ट। You said I am going to my home. You said that you were going to your home. अब यहाँ पे हमें दोनों चीज़ लागू करनी है। पहला लागू करना है चेंज ऑफ टेंस, उसे हमें ध्यान में रखना है। दूसरा क्या करना है, चेंज ऑफ पर्सन। यहाँ हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो आई आया वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो हमें उसे सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, यू सेड, यू फर्स्ट पर्सन को हमें सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, तो वहाँ पे यू का यूज़ होगा। दूसरा है दे सेड वी वांट टू परचेज आवर बुक। अब इसमें देखो वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको भी हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही हमें चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट वो क्या है, दे, तो हम दे का ही यूज़ करेंगे। हमें यही ध्यान रखना है। हमारा पहला जो फेज था वो चेंज ऑफ टेंस का था, दूसरा फेज है चेंज ऑफ पर्सन का। तो हम यहाँ पे ये नहीं कि जब इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो चेंज ऑफ टेंस वाला फेज हम भूल जाएं, यहाँ हमें उसे भी अप्लाई करना है। दूसरा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आए तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। से हीरा सेड टू मी यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय। हीरा टोल्ड मी दैट आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं समझा रहा हूँ। सेड टू आया, उसको हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। अब क्या है, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट में, उसको हमें किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट में। एक चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें जो यू यूज़ हुआ है वो क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या हमारा मी है, मी को अगर हम पढ़ेंगे तो आई माई मी, याद आया। तो यहाँ यू योर यू, यहाँ जो फर्स्ट पोर्सन पे जो यूज़ हो रहा है वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉय।
दूसरा देखो, राघव सेड टू उर्वशी यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। राघव टोल्ड उर्वशी दैट सी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्योंकि यहाँ हम उर्वशी के लिए जो सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, वो शी यूज़ करेंगे, इसलिए हम यहाँ सी का यूज़ करेंगे यू की जगह। राघव टोल्ड उर्वशी दैट सी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। यदि रिपोर्टेड वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, मतलब वहाँ उर्वशी या ही, हिम या मी नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ इनडायरेक्ट में बदलते समय ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन मान सकते हैं। उसी के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। द टीचर सेड यू शुड कंप्लीट योर वर्क। यहाँ देखो, यहाँ पे द टीचर सेड, इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें यू का प्रयोग किया गया है। वहाँ पे अगर यू का प्रयोग हुआ है तो हमें उसको चेंज करने के लिए क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। हमने क्या बोला कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन मान सकते हैं। देखो हमने दोनों माना हुआ है। द टीचर टोल्ड हिम दैट ही शुड कंप्लीट हिज वर्क, या द टीचर टोल्ड मी दैट आई शुड कंप्लीट माई वर्क। यहाँ पर ध्यान देने वाली यही बात है कि आप जो ऑब्जेक्ट है वो जिस पर्सन को मान रहे हो, फर्स्ट या थर्ड पर्सन को मान रहे हो, तो आपको जो वो योर वर्क है और यू शुड है, तो यू और योर को आपको उसी के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ही को लिया है तो ही को ही जिधर बनाया और उधर हिज वर्क में चेंज किया है, और हिम ऑब्जेक्टिव केस में लिया हुआ है, और जहाँ आई का हमने यूज़ किया हुआ वहाँ पर मी और माई का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आए तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करते हैं। हमने पहले ही बताया, थर्ड पर्सन नो चेंज। सौरभ सेड ही इज़ अ क्लर्क, बट थर्ड पर्सन नो चेंज, बट चेंज ऑफ टेंस मस्ट बी दियर। सौरभ सेड है मतलब 100% रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सेड है, मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस जरूर से जरूर चेंज होगा। ही इज अ क्लर्क, सौरभ सेड दैट ही वाज अ क्लर्क। द कोच सेड शी इज नॉट अ गुड प्लेयर, द कोच सेड दैट शी वॉज नॉट अ गुड प्लेयर। देखो, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन यूज हुआ है, मतलब चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट बनाते वक्त। बट क्या चेंज करेंगे यहाँ पे, चेंज ऑफ टेंस। अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, या फिर कंटिन्यूअस है, या फिर परफेक्ट है, किसी भी चीज़ का है, तो अपने हम चेंज ऑफ टेंस के रूल्स के हिसाब से हम उसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जो हम ही या शी का यूज़ करेंगे या हर का यूज़ करेंगे, वो किसके लिए यूज़ करेंगे वो नहीं समझ में आता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, उन व्यक्तियों का नाम लिख देते हैं। खुशी सेड टू आरोही, देखो यहाँ पर दोनों थर्ड पर्सन है और दोनों लड़कियाँ हैं। आई विल ऑलवेज हेल्प यू, आई विल, पहली बात हमें यहाँ पे टेंस चेंज करना पड़ेगा, विल है वुड में चेंज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, खुशी है, खुशी टोल्ड आरोही, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, दैट शी मतलब खुशी, वुड ऑलवेज हेल्प हर मतलब आरोही। सी हमने किसके लिए यूज़ किया, खुशी के लिए यूज़ किया, और हर किसके लिए हमने यूज़ किया, आरोही। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिखो, बट अगर आप एग्ज़ाम में अगर आप लिख रहे हो तो ये जो एग्ज़ामिनर होता है उसके लिए बेस्ट होता है, जब कॉपी चेक करता है तो उसके लिए ये सही रहता है कि स्टूडेंट को या आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में नॉलेज है कि आपने जो सी और हर का यूज़ किया हुआ है, जो एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सामने वाले को ज़रा सा भी डाउट में डालने वाली चीज़ नहीं है, वो आराम से आपको मार्क्स दे सकता है। तीसरा हमारा इम्पॉर्टेंट रूल है, चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरेस्ट ऑफ टाइम और पोजिशन। तो डायरेक्ट स्पीच में कौन से वर्ड आ रहे हैं, तो उसको इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, उसका भी मैंने एक टेबल दिया हुआ है, उसको याद कर लेना। टुडे को दैट डे में, दिस मॉर्निंग दैट मॉर्निंग, स्टरडे द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी होता है। हियर को देयर में, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, लास्ट नाइट द लास्ट नाइट बिफोर, द नाइट बिफोर, एगो बिफोर, कम गो, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हाइदर को दाइदर में, हेंस को देंस में, दस को सो में।
ये सब चीज़ें होती हैं। हमने 2 रूल्स बता दिए हैं, पहला चेंज ऑफ टेंस, दूसरा चेंज ऑफ पर्सन। अब तीसरा है चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरेस्ट ऑफ टाइम्स। अब ये 3 अगर हमने सीख लिए तो मतलब हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। यही 3 चीज़ें होती हैं। इसके रूल्स भी हैं कुछ, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर हम किसी को वो बात एक्सप्लेन करेंगे तो हम यही बात बताएंगे ना कि उसने बोला था, इसने नहीं, उसने बोला था, यहाँ नहीं वहाँ था, ये सब चीज़ें। तो हमें जब उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा तो हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ही सेड टू हिम आई विल लीव यू नाउ, ही टोल्ड हिम दैट ही वुड लीव हिम नाउ। देखो यहाँ पे 3 चीज़ ध्यान देना है। पहला, सेड टू दिया गया है, मतलब कि हमें रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसे चेंज करना है। दूसरा, चेंज ऑफ पर्सन करना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तीसरा, अब क्या आया है, जो निकटता सूचक शब्दों को भी हमें चेंज करना है। तो ही टोल्ड हिम दैट he would leave him then. Jaggan said to me, I came here yesterday. Jaggan told me that he had gone there the previous day. हमने जो टेबल दिया था वो टेबल अगर आप याद कर लोगे तो उतना ही काफ़ी है। वैसे ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं आती हैं, किसी भी एग्ज़ाम में उतना नहीं आता है, बट जहाँ भी आती हैं तो इतने ही वर्ड्स यूज़ होते हैं। इन सब चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में रखिए। रूल्स 2 है, जब हेयर दिस नाउ किसी वस्तु या स्थान की ओर संकेत कर रहे हों जो बात करते समय नरेटर के सामने उपस्थित हो, तो वहाँ इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं। मतलब देखो, इसका सिंपल सी बात है कि अगर तुमसे किसी ने ये बोला कि यह मेरा घर है, अगर सेम टाइम अगर वो गया और उसी घर के सामने अगर आप खड़े हो, तो अगर आप तीसरे व्यक्ति को कुछ अगर बता रहे हो तो यही बताओगे ना कि यह उसी का घर है। लेकिन अगर आप उसके घर के सामने से हट के कहीं और जा रहे हो, दूर जा रहे हो, तो क्या बोलोगे, वह उसका घर था। यही सेम चीज़ है। सुजाता सेड टू मी दिस इज़ माई हाउस। अब सुजाता टोल्ड मी दैट दिस वाज हर हाउस। अब यहाँ दिस को हम दैट में नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि सुजाता के घर के ही सामने मुझसे किसी ने पूछ लिया कि सुजाता ने क्या बोला था। सुजाता ने ये बोला था कि यह मेरा घर है। अब मैंने क्या है कि ये मान लो नेहा को मैंने ये एक्सप्लेन किया और मैंने ये बोला कि सुजाता ने मुझे ये बताया कि यह घर उसका है। अगर यही बात नेहा मुझसे कहीं और जाके पूछती उसके घर से दूर, तो मैं क्या बोलता कि सुजाता ने मुझसे बोला कि वह घर जो है वह उसका है। तो वहाँ हम दिस की जगह दैट का प्रयोग करते। बाकी एग्जाम्पल्स आप देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंस रूल्स हैं, देखो हम आपको सभी रूल्स प्रोवाइड करा देते हैं। जो इंपॉर्टेंस रूल्स में पहला रूल है, जब इन्वर्टेड कामा के अंदर वेल या यू सी आए तो इनडायरेक्ट में इन वर्डों को छोड़ देते हैं, लिखते नहीं हैं। देखो डायरेक्ट पहला तो द मिनिस्टर सेड वेल कृष्णा आई विल गिव यू टिकट फॉर इलेक्शन। द मिनिस्टर टोल्ड कृष्णा दैट ही वुड गिव हिम टिकट फॉर इलेक्शन। अब देखो यहाँ पे दोनों सेंटेंस को देख लो। पहले वाले में वेल का यूज़ हुआ है, दूसरे में यूसी का यूज़ हुआ है। दोनों में हमने वेल और यूसी को छोड़ दिया है। बट हम ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं, वेल को छोड़ देना और यूसी को छोड़ देना, लेकिन जो चेंज ऑफ टेंस है, चेंज ऑफ पर्सन है और चेंज ऑफ जो नियरेस्ट वाला जो वर्ड है उसको आप हमेशा ध्यान में रखना। यही चीज़ आपको इनडायरेक्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर ये वर्ड अगर उसमें आपके सेंटेंस में आ रही तो उसको आपको छोड़ना है, बाकी काम आपको करना है। दूसरा है, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन ओकेटिव केस में आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाता है। द लीडर सेड सालू आई विल गिव यू अ टास्क। तो द लीडर टोल्ड सालू दैट ही वुड गिव हर अ टास्क। अब देखो इसने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसने सालू का यूज़ किया, मतलब सालू को उठा के उसने डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। लेकिन जो लीडर है वो बोल किससे रहा है, सालू को ही बोल रहा है ना। तो हम इसको इस तरीके से, द लीडर सेड टू सालू आई विल गिव यू अ टास्क, मतलब इसको आपको अपने तरीके से बनाना है, उसके बाद इनडायरेक्ट में उसको चेंज करना है। तो द लीडर टोल्ड, अब सेड टू सालू हो जाता ना, तो वहाँ टोल्ड सालू हो गया, डबल इन्वर्टेड कामा हटाया, दैट का यूज़ किया। ही वुड, विल था, विल को हमने वुड में चेंज किया,
गिव हर अ टास्क। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। आई लीडर ही का यूज़ किया हमने, और हर शालू के लिए यूज़ किया। तीसरा है नीड नॉट, अगर रहता है तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में नीड नॉट का यूज़ किया गया है तो वो सब चेंज हम नहीं करते। द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल आई नीड नॉट गो देयर नाउ। द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट ही डिड नॉट गो देयर देन। ये सब चीज़ें जो होती है ना, यू सी, वेल, नीड नॉट, यही सब चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, क्योंकि इसके बारे में हम स्किप कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। यही सब चीज़ें आती हैं और आपको बोलते हैं, आप क्या करते हो, नीड नॉट दिया, अरे यार नीड नॉट इसने पढ़ाया नहीं था, क्या होगा पता नहीं, आपने कुछ और करके बोला ठीक है नीड नॉट है तो उसको डिड नॉट में चेंज कर देते हैं। ऐसे ये सब चीज़ें नहीं होती। इन्हीं सब चीज़ें, यही सब चीज़ें होती हैं, यही एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं जिसको हमें याद रखना होता है। बाकी चीज़ें हमें अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमें चेंज करने होते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, जब इन्वर्टेड कामा के अंदर संबोधन वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसको इनडायरेक्ट में एड्रेस, एज या ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। जैसे सीधा स्टार्ट हो गया नॉटी गर्ल, ये डबल इन्वर्टेड कामा है, पहले स्टार्ट हो गया सेड हर फादर, यू हैव बीन फाइटिंग। ये भी देखो बहुत, ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एड्रेसिंग हिज डॉटर एज अ नॉटी गर्ल, द फादर सेड दैट शी हैड बीन फाइटिंग। बात समझ में आई आपको? नॉटी गर्ल मतलब क्या है, अपने डॉटर को बोल रहा है। अब यहाँ समझना चाहिए कि नॉटी गर्ल सेड हर फादर, फादर बोल रहा है मतलब अपनी नॉटी गर्ल, गर्ल मतलब उसकी बेटी होगी, तो एड्रेसिंग हिज डॉटर, अपनी डॉटर को एड्रेस करते हुए कैसे एड्रेस करा कि एज ए नॉटी गर्ल, द फादर सेड। बस आगे डबल इंटरेड कामा को हटाओ, दैट हो गया। यू, यू मतलब आप सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है वहाँ पे, नॉटी गर्ल है, नॉटी गर्ल मतलब शी हैड बीन फाइटिंग। नेक्स्ट है द टीचर सेड चिल्ड्रेन आई एम हैप्पी विथ यू, द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट ही वाज हैप्पी विथ देम। नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू, होप और फील का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इस तरह बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? द सर्वेंट सेड टू मास्टर थैंक यू सर फॉर दिस हेल्प। The servant thanked the master for this help. Sujata said, I hope my sister will become well. Sujata hoped that her sister would become well. The coach said, I feel sorry for what I have done. The coach felt sorry for what he had done. ये कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसके बारे में मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। अगर थैंक यू का यूज़ किया जाता है तो सेड टू को टोल्ड में नहीं चेंज करते हैं, वहाँ थैंक्ड का यूज़ करते हैं। और अगर होप की बात की गई हो या फील का अगर यूज़ किया गया है तो वहाँ पे भी हम होप्ड और फिल्ड का यूज़ करते हैं। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। वहाँ पे भी हमें सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया था, मतलब सेकेंड जो वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है उसका यूज़ करते हैं। वैसे थैंक यू को थैंक्ड में हमने चेंज कर दिया, यू को हमने हटा दिया क्योंकि वो मास्टर को ही बोल रहा है, इसलिए द सर्वेंट थैंक द मास्टर। अब किसके लिए? फॉर दिस हेल्प, तो उस हेल्प के लिए बोल रहा है, इसलिए हमने वहाँ पे थैंक यू को टोल्ड की बजाय थैंक्ड लिख दिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस स्टार्टेड विथ हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, वुड, ऐसे स्टार्ट होता है। सेंटेंस स्टार्टेड विथ WH, व्हाट, वेयर, हु, होम, इन सब चीज़ों से स्टार्ट होता है, वो इंट्रोगेटिव होता है। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। देखो इसमें ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको अगर सेंटेंस के बारे में पढ़ना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप सेंटेंस के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको नरेशन पढ़ना ही है अच्छे से तो सबसे पहले इन सब चीज़ों के बारे में आप नॉलेज ले लो। देखो इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब सिंपल सी बात है, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या WH से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन हमें वहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जरूर से जरूर होना चाहिए। इसके भी कुछ रूल्स हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू विल बी चेंज इनटू आस्क्ड। मैंने शुरू में बोला था ना, सेड टू को टोल्ड में कब चेंज करेंगे, आस्क्ड में कब चेंज करेंगे, इंक्वायरी में कब चेंज करेंगे, इफ और वेदर को कब चेंज करेंगे, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। डू नॉट यूज कंजक्शन दैट,
हम यहाँ पे अब डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे या वेदर का प्रयोग करेंगे। चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, हमें यहाँ पे, और रिमूव क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। देखो अब यहाँ पे तीसरा क्या बोल रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। किसको? जो रिपोर्टेड स्पीच हो उसको। रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो अगर हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो उसको हम पूरी तरीके से असर्टिव सेंटेंस ही बनाएंगे, तभी लिखेंगे। और क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, लास्ट में क्या, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सारा खेला सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच के लिए ही हो रहा है। रिपोर्टेड स्पीच जो आता है उसके लिए ही ये सारा खेला हो रहा है, क्योंकि सबसे मेन वही होता है इनडायरेक्ट बनाने के लिए। जो उसके द्वारा जो कही हुई बात होती है ना, वही मेन होती है। देखो इसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हैं। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ नियरेस्ट ऑफ टाइम्स और प्लेस विल बी चेंज सेम एज डिस्कस्ड इन द स्टार्टिंग। मैंने क्या बोला? 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टाइम और प्लेस, जो नियरेस्ट वाला है। इनको तो हमें हमेशा याद रखना है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस आते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे हमें उसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना ही है, तभी जाके हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होगा। और इसमें एक चीज़ और नोटिस करनी है, सेड टू आ रहा है तो उसको टोल्ड में नहीं, आस्क्ड में करना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, बताया नहीं जाता है, इसलिए आस्क्ड में। और क्वेश्चन के लिए की का यूज़ करते हैं, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, क्योंकि हम जगह अगर हम पूछेंगे तो उसको इफ़ का प्रयोग है। इफ़ मतलब यदि, एक तरह से इफ़ या वेदर का प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे, यही हमें ज़रूरी है। अभी हम इससे पहले हमने किसके बारे में बात किया कि हमने एक आपको पूरा ये बताया कि नरेशन बदलने के लिए क्या क्या नियम जरूरी हैं, वो सारे हमने आपको असर्टिव ही सेंटेंस में मैंने समझाए थे। अभी अगर वही चीज़ अगर मान लो आपका रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव में, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लामेटरी में आ जाए, तो फिर आप बोलोगे ये सब चीज़ें तो हमें पढ़ाई नहीं है। इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं, बस आपको बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखनी है। रूल्स देखो क्या है। इफ़ रिपोर्टेड स्पीच इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस and starting with helping verb said to change into asked and whole interrogative sentence will be changed into assertive sentence। ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल देखते हैं, आराम से समझेंगे। आई सेड टू हिम आर दे प्लेइंग फुटबॉल। देखो सेड टू, आई आस्क्ड हिम इफ दे वर प्लेइंग फुटबॉल। पहला सेड टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया, पहली चीज कंप्लीट। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच में जो आया हुआ टेंस है उसको हमें चेंज करना है। क्या है ये? आर दे प्लेइंग फुटबॉल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हमने उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज किया, 2 काम कंप्लीट। तीसरा क्या है? चेंज ऑफ पर्सन है, दे का प्रयोग थर्ड पर्सन है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, वो वैसे का वैसे। चौथा चीज़ क्या है? डबल को हटाकर हमने दे की जगह इफ़ का यूज किया। और नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन मार्क जो है उसको हटाकर इनडायरेक्ट में हमने फुल स्टॉप का यूज कर दिया है। दूसरा देखो, यू सेड टू अवी विल यू रीड द लेसन टुडे। यू आस्क्ड अवी वेदर, इफ का भी यूज कर सकते हैं, ही वुड रीड द लेसन दैट डे टुडे। इसमें देखो एक चीज़ और आ गई, जो वर्ड है एक्सप्रेसिंग नियरेस्ट, उसका भी हमने इधर प्रयोग कर दिया है। टुडे को हमने दैट डे में चेंज कर दिया है। ही सेड टू मी डू यू गो टू ऑफिस, ही आस्क्ड मी इफ आई वेंट टू ऑफिस। देखो ये सारी चीज़ें देखो, सेड टू नॉट चेंज इन टू टोल्ड, चेंज इन टू आस्क्ड। डबल इन्वर्टेड कामा को हमने दैट की जगह इफ का यूज कर दिया है, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क था उसको हटाकर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस देखते हैं। हमने क्या बताया, एक क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होंगे, एक WH वाले सेंटेंस होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी तो हमें जानना जरूरी है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं और उसको चेंज करने के रूल क्या है। यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड वाले वर्ड जैसे व्हाट, हु, होम, हुज, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ से शुरू होता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय दैट या इफ, वेदर जैसे कंजक्शन नहीं लगाते हैं, बल्कि क्वेश्चन वर्ड के बाद पूरे सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं टेंस के अनुसार। एग्जाम्पल देखो, वो अच्छे से तुम्हें समझाएगा। ही सेड टू हर वेयर आर यू डूइंग,
ही आस्क्ड हर वेयर शी वॉज गोइंग। देखो सेड टू को हमने आस्क्ड में बदला, वो जरूरी था। अब यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा का हटाने के लिए हमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? हमने आपको रूल्स में क्या बताया है कि अगर क्वेश्चन वर्ड वाले वर्ड आते हैं, डब्ल्यू एस से स्टार्टेड वर्ड है, तो हम वहाँ जो हमारा इफ या वेदर का काम हमारा वही जो वर्ड है क्वेश्चन वर्ड वाला वही काम करेगा। बाकी जो सेंटेंस वेयर आर यू गोइंग, अब आर यू गोइंग जो है उसको मैं असर्टिव में सेंटेंस कर, मतलब यू आर गोइंग, यू आर गोइंग का आप अगर टेंस में चेंज करोगे सिंपल प्रेजेंट को तो क्या होगा, पास्ट, सिंपल पास्ट में जाएगा, तो सी वॉज गोइंग। सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दो, हर को सी में सी मतलब जो है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। सेम है, रवि सेड टू मी हाउ मच मनी डू यू वांट, रवि आस्क्ड मी हाउ मच मनी आई वांटेड। तो इस प्रकार के हम सेंटेंस में क्या देख रहे हैं कि सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा को जो हम वहाँ पर इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड है उसी को हम वहाँ पे यूज़ कर दे रहे हैं, और बाकी सेंटेंस को हम असर्टिव में चेंज करके जैसे क्या तैसे कर रहे हैं, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटा दे रहे हैं। ये हमारे हो गए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टेड, मतलब डब्ल्यू एच से स्टार्टेड वाले वर्ड थे। पहले हमने बता दिए थे जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहे थे। नेक्स्ट है जो अगर यस नो से अगर स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंस, तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते वक्त आप कौन से रूल यूज़ करोगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस और नो का प्रयोग किया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय यस को रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव या सब्जेक्ट एंड वर्ब को एक्नॉलेज के अनुसार प्रयोग करते हैं, नो को रिप्लाइड इन निगेटिव में चेंज करते हैं या नेग्लिजेंस के अनुसार प्रयोग करते हैं। आपको एग्जाम्पल से ऐसे समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट, द टीचर सेड टू रिया कैन यू गिव मी योर कॉन्टैक्ट, रिया सेड यस। अब देखो, द टीचर आस्क्ड रिया इफ शी कुड गिव him her contact, रिया replied in the affirmative। एक तो ये हो गया। दूसरा, द टीचर आस्क्ड रिया इफ शी कुड गिव हिम हर कॉन्टेक्ट, रिया रिप्लाइड दैट शी कुड। देखो पहला जो सेंटेंस था द टीचर आस्क्ड, सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा इफ में, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जो वर्ड स्टार्ट हुआ था रिपोर्टेड स्पीच जो स्टार्ट हुआ है वो किसी भी जो क्वेश्चन वर्ड वाले उनसे वर्ड से स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए कैन है तो उसका हमने कुड में चेंज किया, बाकी सेंटेंस को हमने असर्टिव में चेंज कर दिया। यस का यूज हुआ है तो यस को हमने क्या किया, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव में चेंज कर दिया, या नीचे रिप्लाइड दैट शी कुड उसमें हमने चेंज कर दिया, मतलब एक्नॉलेज के हिसाब से। दूसरा क्या है, द टीचर सेड टू रिया कैन यू गिव मी योर कॉन्टैक्ट, रिया सेड, यहाँ पे रिया ने नो कर दिया, मतलब सिंपल सी बाकी सब चीज़ें वही है। रिप्लाइड जो है रिया रिप्लाइड इन द निगेटिव, और या तो उसको ऐसे कर सकते हो या रिया रिप्लाइड दैट शी कुड नॉट। इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। यस या नो वाली बात आती है तो आप सिंपल सी याद रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव लिख दो सीधा, क्योंकि जो रिप्लाइड दैट शी कुड या दैट शी कुड नॉट इसमें थोड़ा आपको थोड़ा दिक्कत होगा, बट सिर्फ रिप्लाइड इन द निगेटिव और रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव ये आपको ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। लेकिन कहीं कहीं एग्जाम्स में ये सब सारी चीज़ें दे देती हैं कि मतलब इसको आप री राइट करो या फिर इसको करेक्ट करके बताओ, तो ये कभी कभी ये चीज़ें होती है करेक्ट ही होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के नॉलेज में नहीं होती है तो वो गलत कर देते हैं। इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अब हमने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। व्हाट इज़ इंपरेटिव सेंटेंस? सबसे बात जरूरी तो यही है, मतलब जिस वाक्य में किसी प्रकार का एडवाइस या ऑर्डर या रिक्वेस्ट किया जाता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, मतलब जिसमें किसी ने रिक्वेस्ट की हो या किसी को ऑर्डर दे रहा हो या किसी को एडवाइस दे रहा है, अगर इस प्रकार का भाव तुम्हें वहाँ पे मिल रहा है तो दैट इज द इंपरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, मदर सेड टू मी डोंट रन ऑन द रोड, मदर सेड टू मी डोंट रन, वो मुझे एडवाइस कर रही हैं कि मतलब रोड पर मत दौड़ो। टीचर सेड टू स्टूडेंट कीप साइलेंट एंड लर्न योर लेसन, ये हमें ऑर्डर दे सकते हैं, दे रहे हैं कि साइलेंट रहो और अपने लेसन को याद करो। तो मतलब जहाँ पे हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का अगर ज्ञान हो रहा है या बोध हो रहा है या पता चल रहा है, दैट इज द इंपरेटिव सेंटेंस। इसके भी रूल्स होते हैं, देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में आए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार एडवाइज्ड या अर्ग्ड या ऑर्डर्ड, कमांडेड
रिक्वेस्टेड, इन सब में चेंज करते हैं। जैसा भाव रहेगा उसी के हिसाब से चेंज करो। टू को जोड़कर इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं आगे। कैसे? टू को जोड़ेंगे तो इन्फिनेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसमें ज़्यादा ये टफ नहीं है। देखो, मदर सेड टू मी डोंट रन ऑन द रोड। अब मदर क्या करें, मुझे एडवाइस ही नहीं दे रही हैं, मतलब डोंट रन ऑन द रोड। ये किस तरह का भाव आ रहा है? मुझे एडवाइस दिया जा रहा है कि रोड पे मत दौड़ो, तो मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू रन ऑन द रोड। अब डू नॉट रन ऑन द रोड था, हमें वहाँ पे क्या करना है? नॉट टू रन ऑन द रोड। टीचर सेड टू स्टूडेंट कीप साइलेंट एंड लर्न योर लेसन्स। टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट टू कीप साइलेंट एंड लर्न दियर लेसन्स। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो डबल इन्वर्टेड कामा है, यहाँ पर अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसको हटाने, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का या इफ का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली टू का यूज़ करेंगे। याद रखना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ का, और असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज़ करेंगे। उसमें सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, इसमें सेड टू को उसमें किसके चेंज कर देते हैं? आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या फिर कमांडेड या फिर रिक्वेस्टेड, इन सब चीज़ों में यूज करते हैं। इसमें ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वैसे भी सबसे सिंपल यही होता है इनडायरेक्ट में, क्योंकि इसको केवल टू के साथ जोड़कर बना देना है। इसमें ज़्यादा टेंस का भी ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंस में टेंशन की भी ज़रूरत नहीं है, और चेंज ऑफ द पर्सन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में काइंडली, प्लीज़, सर या मैडम, इन सब शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है तो इन सब शब्दों को हटा देते हैं। लेकिन अगर काइंडली जैसे हो रहा है तो हमें ये ध्यान देना है कि ये कैसा भाव दे रहे हैं, उसी के हिसाब से सेड टू को हम चेंज करेंगे। रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्ट का है तो रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली तो इन सब चीज़ों का रिक्वेस्ट में ही आता है। द टीचर सेड टू पेरेंट्स प्लीज़ कम एंड टेल मी समथिंग। देखो, प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, ये सब क्या मतलब रिक्वेस्ट आपसे किसी को करते हो या किसी से करते हो, तभी आप इन सब वर्ड का यूज़ करते हो। द टीचर रिक्वेस्टेड पेरेंट्स टू कम एंड टेल हिम समथिंग। देखो, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, हमने टू का यूज़ कर दिया। द बेगर सेड टू द पीपल काइंडली हेल्प मी। द बेगर रिक्वेस्टेड पीपल टू हेल्प हिम। देखो, प्लीज़ हमने फर्स्ट वाले में हटा दिया, दूसरे वाले में काइंडली, तीसरे वाले में हमने सर। द एम्प्लॉइज सेड टू बॉस सर मार्क मी प्रेजेंट। द एम्प्लॉइज रिक्वेस्टेड बॉस टू मार्क हिम प्रेजेंट। बट हमें चेंज ऑफ द पर्सन नहीं भूलना है, चेंज ऑफ टेंस भी नहीं भूलना है। वैसे तो इसमें चेंज ऑफ टेंस का ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, बट इसमें जो पर्सन आता है उसको थोड़ा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आपको वाक्य के हिसाब से उसमें किस तरीके का एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट किया गया, उसी हिसाब से आप सेड टू को चेंज करो। डबल इन्वर्टेड कामा को हटाना है तो आप वहाँ पे टू का यूज़ करो। प्लीज़, काइंडली, सर, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो इनको आप साइड में रखो, इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सेंटेंस को आप टू लगा के जोड़ दो और डबल इन्वर्टेड कामा को हटा दो, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। नेक्स्ट रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में आए वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसके बारे में भी हमने आपको पढ़ाया था असर्टिव सेंटेंस में। अब यही चीज़ सेम इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी लागू होगी। द टीचर सेड सिट डाउन स्टूडेंट। स्टूडेंट को हम वहाँ पे भी लिख सकते थे द टीचर सेड टू स्टूडेंट, बट ये आपको कभी कभी गुमराह करने के लिए पेपर में ऐसे ही दे देता है, द टीचर सेड डबल इन्वर्टेड कामा सिट डाउन कामा स्टूडेंट डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट अगर उधर दिया है तो आप अपने माइंड में या रफली इधर लिख लो, द टीचर सेड टू स्टूडेंट सिट डाउन। सिट डाउन मतलब क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, टू के साथ जोड़ के हमने सीधा आगे सेंटेंस लिखा। द टीचर सेड टू स्टूडेंट सिट डाउन मतलब ऑर्डर का हमें ज्ञान हो रहा है, तो द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट टू सिट डाउन, हो गया इनडायरेक्ट। द कैप्टन सेड मूव फॉरवर्ड सोल्जर्स। द कैप्टन ऑर्डर्ड सोल्जर्स टू मूव फॉरवर्ड। बस सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अगर वही चीज़ आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यूज नहीं हो रही है, तो अगर वो रिपोर्टेड स्पीच के बाद हो रही है, जो वोकेटिव केस,
का जो नाउन है अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं यूज आपको दिख रहा है, अगर वही चीज़ सेम रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिख रहा है, तो उसको आप रफली करो, एक लाइन लिखो सेम टू सेम, सेट के बाद टू लगा के उसका नाम लिख दो, उसके बाद सिंपल की तरह उसको यूज़ करो और इनडायरेक्ट में बनाते हुए जो आपको रूल्स दिए गए हैं उस रूल्स के हिसाब से आप उसको। सेम इसी प्रकार का हमने असर्टिव सेंटेंस में भी हमने सेम यही चीज़ें देखी हुई थी कि ये सब जो है ऐसे इस तरह के जो ओकेटिव केस के जो नाउन्स थे वो रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं आ रहे थे, वो रिपोर्टेड स्पीच में उनका यूज़ किया गया था। बट हमने उसको क्या किया था कि सेट टू के बाद हमने उसको रख कर बाकी इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई किया, उसके बाद सिंपल से उनको इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड विद डू नॉट चेंज इनटू इंटरोगेटिव इन दिस वे। कैसे करते हैं? ट्रेनर सेड टू द बॉयज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। सिंपल है, डू नॉट यूज हो रहा है मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इसको कैसे चेंज करते हैं? ट्रेनर एडवाइज द बॉयज नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। देखो अगर डू नॉट या नॉट किसी भी तरह से अगर जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है तो नॉट को पहले लिख दो, उसके बाद बाकी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर दो। ट्रेनर फॉरबिड द बॉयज टू वेस्ट देयर टाइम। अब या तो एडवाइस का यूज़ करके नॉट टू का यूज़ करो, या फिर इन दोनों का एक ही सॉल्यूशन है, फॉरबिड का यूज़ कर दो, बाकी सेंटेंस को आप असर्टिव में चेंज करके लिख दो। ज़्यादा वहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर डू नॉट का अगर यूज़ हो रहा है तो उसको आप एडवाइस या जिस तरीके का उसमें भाव आपको पा रहे हो उस तरीके से आप उसको चेंज करो, और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू यूज़ करो। बट उसमें आपका रिपोर्टेड इसमें डू नॉट का यूज़ किया है, इसलिए आपको नॉट को पहले यूज़। अभी हम यही देख रहे थे कि यहाँ पे डू नॉट का यूज़ किया गया, अब देखेंगे नेवर का यूज़। यदि रिपोर्टेड स्पीच में नेवर का यूज़ किया गया है या प्रयोग किया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में चेंज करेंगे और नेवर एंड वर्ब के बीच टू का प्रयोग करेंगे। कैसे? माई फादर सेड टू मी नेवर अब्यूज एनीवन। माई फादर एडवाइज्ड मी नेवर टू अब्यूज एनीवन। अब देखो उसमें डू नॉट आ रहा था तो नॉट को पहले रख के उसका नॉट टू यूज़ करके हम आगे का सेंटेंस लिख दे रहे हैं। अब इसमें नेवर आया है तो नेवर के लिए माई फादर एडवाइज, हमें एडवाइस कर रहे हैं मी नेवर टू अब्यूज एनीवन। इसमें भी ज़्यादा दिमाग पे जोर देने वाली बात नहीं है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो नेवर से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसमें हमें नेवर वाले रूल्स को थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। मतलब नेवर और जो उसमें वर्ब का यूज़ किया है उन दोनों के बीच में टू का यूज़ कर देंगे ताकि डबल डिनोटेड कामा है वो हट जाएगा। तो इनडायरेक्ट में अगर हम उसको लिखेंगे तो माई फादर एडवाइज्ड मी नेवर टू अब्यूज एनीवन। तो इस तरीके से ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में है। इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ और भी रूल्स हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बट आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और थोड़ी सी मतलब मेहनत करो तो आप नरेशन आराम से सीख सकते हो। ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है आई नो, बट अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से नहीं समझोगे तो आप नरेशन नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें आती हैं जो आप जिस पे ध्यान नहीं देते हो, ये सब चीज़ें एग्जाम में आती हैं। Some sentences are looking like interrogative sentence, but it is imperative sentence in reality. But generally it starts with should or would. देखो अगर कुछ ऐसे हमने क्या बोले हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो कि हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ड से जो आपका शुड और वुड भी आता है, अगर इससे स्टार्ट होता है हम क्या सोच लेते हैं कभी कभी, अरे यार ये तो इंट्रोगेटिव का रूल्स लगा के हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसके हमें भाव को भी पकड़ना होता है, और वहाँ पे एक चीज़ और होती है जो है क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ होती है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आपको सिंपल से समझना वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। शी सेड टू मी वुड यू प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक। देखो अगर यहाँ पे ये भी चीज़ वुड यू प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, ये भी चीज़ देखो यहाँ पे प्लीज़ क्या है, बीच में यूज़ किया है, मतलब वो रिक्वेस्ट वाले भाव हमारे अंदर आ गए हैं। वुड का प्रयोग किया है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो मतलब हमें क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले रूल्स पे नहीं जाना है। सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई नोटबुक। अब यहाँ पे क्या है, टू गिव हर माई नोटबुक। हर हमने यूज़ किया क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमें सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ठीक है, और योर नोटबुक है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो हमें इसमें ये भी याद रखना है कि चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ
जो आपका पर्सन है, और चेंज ऑफ जो नियरेस्ट और नियरेस्ट ऑफ द वर्ड, इनको भी हमें ध्यान में रख के चलना है। बाकी इंपरेटिव सेंटेंस के रूल्स को अप्लाई करते रहो। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अभी हमारा 3 कंप्लीट हो गया, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो वाक्य जिनसे हमें किसी भी प्रकार के प्रार्थना या कोई इच्छा या आशीर्वाद या कोई अभिशाप दे रहा हो उसका हमें ज्ञान हो रहा है, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और एक चीज़ और है, कहीं कहीं ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क्स भी लगा रहता है, लेकिन इसके लगाने का मतलब क्या होता है कि वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ तुम्हें वो अभिशाप दे रहा है या आशीर्वाद दे रहा है, मतलब उसके जो इमोशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, कोई अगर तुम्हें नॉर्मली बोल दे मे यू लिव लॉन्ग, मतलब मे यू लिव लॉन्ग मतलब नॉर्मल है कि तुम ज़्यादा दिन तक जियो। लेकिन अगर किसी ने मे यू लिव लॉन्ग एक्सक्लामेशन, मतलब उसकी स्ट्रांग विशेष है कि तुम ज़्यादा दिन तक जियो। मे यू गेट अ गुड जॉब, अगर ये विदाउट एक्सक्लामेशन मार्क के द्वारा किसी ने दे दिया, मतलब क्या हो गया, सिंपल सी उसने तुम्हें नॉर्मली हल्के में तुम्हें ले लिया है कि हाँ ठीक है तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाए। बट ऐसा नहीं होता है। अगर वो दिल से अगर बोल रहा है, अगर उसका ज़्यादा फोर्स उस पर आ रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मतलब उसने हमें बहुत अच्छे तरीके से बोलता है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, ये सब चीज़ें थोड़ी नहीं कोई तुम्हें बोल के बताएगा। कहीं कहीं एक्सक्लामेशन जो मार्क लगा रहता है तो तुम समझ जाओगे अरे यार ये चीज़ तो एक्सक्लामेटरी वाली है, उस सेंटेंस है, उसका हम रूल्स इसमें लागू कर देते हैं और हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको समझना भी होता है, जानना भी होता है, पहचानना भी होता है, उसके बाद आपको काम करना है। मतलब पहले सुनो फिर धुनो, ऐसा नहीं कि देख लिया और धुनना शुरू कर दिया। सुनो गुनो धुनो। देखो इसका रूल्स क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड या सेड टू को भाव के अनुसार विश्ड या प्रेड या ब्लेस्ड या कर्स, इसमें 3 ही 4 चीज़ें हैं, इन्हीं में इन्हें चेंज करना। रिक्वेस्टेड था उसमें एडवाइस था, ऑर्डर था, कमांड, उसमें चेंज करना था इंपरेटिव में। ऑप्टेटिव में क्या है, कोई प्रे करेगा, विश मांगेगा, कर्स करेगा या तुम्हें ब्लेस्ड करेगा, इतनी चीज़ें। मे को माइट में चेंज करना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर गॉड का प्रयोग हुआ है तो ये याद रख लेना, वहाँ पे तुम कोई प्रे ही कर रहा है, मतलब वहाँ पे तुम्हें विश, कर्स, ब्लेस ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी, वहाँ पे सीधा प्रेड का यूज़ कर दो। यदि सेंटेंस में अच्छी इच्छा का भाव स्पष्ट हो तो सेड या सेड टू को विश्ड में, और अगर बुरी इच्छा का भाव प्रकट किया गया है तो उसको कर्स में चेंज करना है। ये मैंने कुछ टिप्स दिए हैं आपको कि अगर आप वहाँ पे नहीं समझ पा रहे हो कि उसको विश्ड, प्रेड या ब्लेस्ड या कर्स में करना है, तो अगर कोई तुम्हें अच्छी इच्छा से अगर भाव, मतलब आपको कोई आशीर्वाद या कुछ दे रहा है तो उसको आप विश्ड में कर दो चेंज, और अगर बुरी इच्छा से दे रहा है, गलत तरीके से दे रहा है, तो आप उसको कर्स में चेंज कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली यही है। पहले वाले में आप टोल्ड में चेंज करते थे, उसके बाद इंट्रोगेटिव में आप आस्क्ड में चेंज करते थे, उसके इंपरेटिव में आप भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, एडवाइज, कमांडेड, ऑर्डर्ड इसमें चेंज करते थे। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको भी भाव के अनुसार ही थोड़ा चेंज करना है, विश्ड, प्रे, ब्लेस्ड या कर्स में चेंज करना है। बाकी नेक्स्ट में देखते हैं, यदि किसी संत के द्वारा आशीर्वाद दिया जाए तो उसको ब्लेसिंग में चेंज कर देते हैं, ये भी याद रख लेना। अगर वहीं पे अगर वो तुम्हें कोई अभिशाप दे रहा है तो सेम वो कर्स में चेंज हो जाएगा। प्रेड के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में लिखते हैं। देखो असर्टिव सेंटेंस जो हमने पहले बताया उसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज़ किया, इंट्रोगेटिव में इफ़ का यूज़ किया, इंपरेटिव सेंटेंस में टू का यूज़ किया। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में फिर से हम दैट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लेंगे पूरे सेंटेंस को। जो रिपोर्टेड स्पीच में वहाँ पे भी हमें ध्यान देना है क्या, टेंस के चेंजेस के बारे में, पर्सन्स के चेंजेस के बारे में, और जो वर्ड्स आते हैं जो ये शो करते हैं क्या ये नियरेस्ट है, उसके बारे में भी हमें ध्यान देना है थोड़ा। बाकी तो सारी जितनी भी रूल्स हमने आपको बताए हैं वो सारे रूल्स पहले एक दूसरे से सब मिलते जुलते हैं, इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने वाली चीज़ें भी नहीं हैं।
ऑप्टेटिव सेंटेंस तो और भी सिंपल है, इसमें 3 ही 4 चीज़ें हैं, उसी हिसाब से आपको चेंज कर सकते हो सेड या सेड टू को। देखो एग्जांपल, माय टीचर सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू इन द वर्क। अब देखो गॉड यूज हो गया, सीधा सिंपल सी बात है, गॉड यूज हो गया मतलब प्रे कर रहे हैं। मे को हमें माइंड पे चेंज करना है, डबल इन्वर्ट कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज करना है। तो द टीचर प्रेड, सेड टू को किसमें चेंज कर दिया, प्रेड। क्यों, क्योंकि गॉड आया था, सिंपल सी चीज है। द माई टीचर प्रेड फॉर मी, प्रेड के बाद हमें किसका यूज करना है, प्रेड के बाद हमें फॉर का यूज करना है। मी, दैट यूज किया, पूरे सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, गॉड माइट हेल्प मी इन माई वर्क। अब इसमें ये भी ध्यान देना है, क्या मैं आया था, मे को माइट में चेंज कर दिया, अब ये पूरी असर्टिव सेंटेंस में गया। बट हमें चेंज ऑफ पर्सन का भी ध्यान देना है, तो यू को भी हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया। समझ में आ गया। रवि सेड टू मी मे यू गेट योर एम, रवि विस्ड मी दैट आई माइट गेट माई एम। द हर्मिट सेड टू देम मे दे गो टू हेल, द हर्मिट कॉस्ड देम दैट दे माइट गो टू हेल। यहाँ पे ये उसको अभिशाप दे रहे हैं, इसलिए यहाँ कर्स का यूज़ किया गया है। लास्ट वाले में क्या है, मे यू गेट अ सन, ब्लेसिंग की बात की जा रही है, मतलब आपको एक बच्चा पैदा, लड़का पैदा, द सन ब्लेस्ड दैट आई माइट गेट अ सन। इसमें जो स्टार्टिंग के मैंने 3 चीज़ बताए थे, 3 रूल, तो वो हमेशा आपकी जुबान पे होना चाहिए। आप किसी भी अगर सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए उन्हीं तीनों चीज़ों पे। पहला चेंज ऑफ टेंस, दूसरा चेंज ऑफ पर्सन, और तीसरा चेंज ऑफ नियरेस्ट वर्ड। ये आपको मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि अगर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट की बात आ रही है तो सबसे पहले हमें ये 3 चीज़ें अपनी याद रखनी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या याद रखनी है, हमारा रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें अप्लाई होंगी। और अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर के टेंस को छूना ही नहीं। चलो रूल्स पढ़ते हैं आगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग या किसी फेस्टिवल के बारे में आपको विश किया गया है, शुभकामना दिया गया है, तो उसको हम विश्ड में चेंज कर देते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें कोई गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ऐसा बोल रहा है या हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली बोल रहा है, तो वो तो तुम्हें विश ही करेगा ना, तो भाव के अनुसार ही होगा। सिंपल सी बात है। माई फ्रेंड सेड टू मी हैप्पी दशहरा, माई फ्रेंड्स विश्ड मी हैप्पी दशहरा। कुछ इसमें चेंज ही नहीं करना है। अगर ये सब ऐसी चीज़ों का अगर आपको कोटेशन मिल रहा है, ऐसी चीज़ें वर्ड्स मिल रहे हैं, तो उसमें टू, दैट, इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। बस आपको उसके भाव के अनुसार जो सेड टू है उसको चेंज कर देना है। आई सेड टू माई टीचर गुड मॉर्निंग, आई विश्ड माई टीचर गुड मॉर्निंग। या ये भी यूज़ कर सकते हैं, आई विश्ड गुड मॉर्निंग टू माई टीचर। इसका मोटो यही होता है कि आप जो इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो डायरेक्ट से, आपका पहली बात तो वर्ड सही होना चाहिए, सेंटेंस सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल तरीके से भी सही होना चाहिए। उसमें जो आपका चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, ये चीज़ें जरूर से जरूर उस पर अप्लाई होनी चाहिए। तो आप समझो, आप जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाए हो, तो आपका जो सेंटेंस है वो 100% सही होगा। दोस्तों वीडियो तो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं श्योर हूँ और आपको गारंटी भी दे सकता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से अगर देख रहे हो बिना स्किप किए हुए, तो आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और ये भी आपको गारंटी देता हूँ कि आप नरेशन को बहुत अच्छे तरीके से जान जाओगे। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में किसी से अलग होने या विदाई का भाव हो रहा है, मतलब तुमसे कोई दूर जा रहा है, अलग हो रहा है, जैसे गुड बाय कोई बोल देता है, गुड नाइट बोल देता है, तो इस तरह का सब वाक्य को इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को बेड में चेंज कर देते हैं। सिंपल है। रवि सेड टू सुमित गुड नाइट, रवि बेड सुमित गुड नाइट, या रवि बेड गुड नाइट टू सुमित। दूसरा है, द इंस्ट्रक्टर सेड गुड बाय अरविंद, द इंस्ट्रक्टर बेड गुड बाय टू अरविंद, या द इंस्ट्रक्टर बेड अरविंद गुड बाय। फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को पॉज करके भी आप पेन पेपर अगर लेके बैठे हो तो उसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। ये नोट्स मैंने आपको काफ़ी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद, मतलब उनका निचोड़ करके आपको मैंने बना के ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड किया हुआ है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो या आपको इम्प्रेसिव लग रही हो या आपको नॉलेजेबल लग रही हो तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक्स भी कीजिएगा। ये हम आपको एक एक चीज़, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि अगर आप बुक में भी ढूंढोगे तो भी उतना मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको ये सब चीज़ें एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराया हुआ है। आप बैठो आराम से, बुक और पेपर और पेन लेकर बैठो, इसको नोट भी करो ताकि आपके फ्यूचर के लिए भी आपको काम आ सकता है। इसमें जो रूल्स हैं और जो तरीका मैंने आपको इसमें समझाया हुआ है ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। और इसमें जो नरेशन के जितने पार्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं, कितने कितने सेंटेंस हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दिया है। कुछ एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। The teacher said to student, "May you get all the success in your life." The teacher wished student that he might get all the success in his life. Suman said to Smita, "Good noon." Suman wished Smita good noon. Gopal said to Mahendra, "Goodbye." Gopal bid Mahendra goodbye. ये मैं आपको इसलिए कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, इस एग्जांपल को अगर आप देखोगे तो आप आराम से दिमाग में आपके क्लिक हो सकता है कि हमने वहाँ पे कौन सा रूल्स पढ़ा था और यहाँ पे कौन सा रूल हम अप्लाई किए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट आपको बना सकती है। पहला सेंटेंस देखते हैं। पहले सेंटेंस में बोला है कि द टीचर सेड टू स्टूडेंट, "मे यू गेट ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ." सीधी सी बात है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे को हम माइंड में चेंज करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट में चेंज कर देंगे। सेड टू है मतलब इसको भाव के अनुसार चेंज करेंगे, विश्ड हमारा आ रहा है। उसके बाद बाकी सेंटेंस को जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम असर्टिव में चेंज करके डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरे में क्या है कि गुड नून विश किया गया है तो विश का हम यूज़ करेंगे। तीसरे में गोपाल सेड टू महेंद्रा गुड बाय, उसमें क्या उनसे अलग होने का भाव उसको प्रकट हो रहा है, इसलिए हम उसमें आपको बेड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। माई फादर सेड टू मी, मे गॉड गिव यू सक्सेस इन लाइफ। तो माई फादर प्रेड दैट गॉड माइट गिव मी सक्सेस इन लाइफ। जेसिका सेड, मे जीसस सेव अस। जेसिका प्रेड दैट जीसस might save her. She said, "May you suffer for your deeds." She caused that I might suffer for my deeds. The hermit said to her, "May God bless you." The hermit wished that God might bless him. देखो ये जितने भी हमने आपको एग्जांपल्स दिए हैं उन सब एग्जांपल्स में हमने जो सेड टू को किस में चेंज किया है, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन के हिसाब से, आपका जो भाव आया है, इमोशंस के हिसाब से हमने चेंज किया है। पहले में क्या है कि देखो गॉड का यूज़ हो गया है तो मतलब प्रेड का ही यूज़ होगा। सेड टू को चेंज करने के लिए प्रेड का यूज़ करेंगे, मे को माइट में चेंज कर देंगे। दूसरे में क्या है कि जीसस वो भी एक गॉड है, उसको भी हम प्रेड में ही यूज़ कर देंगे। तीसरे में सफ़र का यूज़ किया गया। सफ़र मतलब सीधी साफ बात है कि आपको कर्ज ही दे रहा है, कोई अभिशाप ही दे रहा है। चौथे में क्या है कि आपको ब्लेस की बात की गई है। सिंपल सी है कि आपको यहाँ हर्मिस्ट की जगह आप ब्लेस भी कर सकते हो। ब्लेस्ड हर, आपको ब्लेस भी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप विश ही करो, आप ब्लेस भी कर रहे हो। बट आप जो वर्ड यूज़ करो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऐसा ना हो कि आप इंपेरेटिव सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं, रिक्वेस्टेड है, कमांडेड है, एडवाइज है, इन सब चीज़ों को आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही यूज़ कर दो। और यूज़ कर दो तो आपका जो इनडायरेक्ट वाला जो सेंटेंस है वो तो टोटली रॉन्ग ही हो जाएगा। बट हमने आपको इसीलिए कुछ एक्सरसाइज वाले एग्जांपल्स प्रोवाइड कर दिए ताकि इसमें हमने देखो आपको रेड से जो मार्क किया हुआ है वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल भी यूज़ कराएगा कि, और आपको ये भी थोड़ा हेल्प करेगा कि कैसे कैसे रूल्स और कहाँ कहाँ पे अप्लाई हुए हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो हमारा लास्ट सेंटेंस है। पढ़ते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लामेटरी का मतलब ही होता है कि इमोशन या एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी व्यक्ति के जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, इमोशंस होता है या उसकी फीलिंग्स होती है, अगर उस चीज़ का भाव अगर किसी वाक्य में मिलता है तो डेफिनेटली वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। और इसको पहचानने का एक और तरीका है, लास्ट में एक
एक्सक्लामेशन मार्क जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल देख लोगे तो देखो, अलास, इसमें एक्सक्लामेशन है, यू फेल्ड इन द एग्जाम, हाउ ब्यूटीफुल द बटरफ्लाई इज। तो फेस मतलब जो बोलने वाला है ना, उसके फेस का जो एक्सप्रेशन है, फीलिंग है, वो चेंज हो रहा है। हुर्रे, कोई भाई खुशी से झूम रहा है कि वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, इसलिए वो हुर्रे मतलब खुशी से बोल रहा है, जॉय के साथ। देखो इसमें आपको आराम से पता चल जाएगा स्टेट टू को किस में चेंज करना है, कैसे चेंज करना है। अलास मतलब दुखी होके बोल रहा है, मैं ग्रीफ में हूँ, सारों में हूँ। हाउ ब्यूटीफुल द बटरफ्लाई मतलब सरप्राइज होके बोल रहा है कि अरे यार कितना ब्यूटीफुल है वो तितली, कितनी ब्यूटीफुल है। हुर्रे मतलब जॉय के साथ बोल रहा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल इज, ये भी सरप्राइज के साथ बोल रहा है कि लड़की जो है वो बहुत ही सुंदर है। तो हमारे रूल्स इन्हीं सब चीज़ों पे आधारित रहते हैं, जो फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो वही सेम रूल अप्लाई करेंगे। बाकी अपने वो 3 रूल्स को कभी भूलना नहीं है। देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच में आए भाव के एक्सप्रेस्ड विथ में बदल दे। सॉरी, यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में आए भाव नहीं, बल्कि रिपोर्टेड स्पीच में आए भाव के अनुसार। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य के अंत में आए एक्सक्लामेशन मार्क को हटा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। सिंपल सी बात है। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। ये भी चीज़ है, दैट का प्रयोग अब हमारा कहाँ 3 जगह हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सिंपल, अगर आप कहीं भी इसको नोट करोगे तो आराम से आपको समझ में आएगा कि दैट हम डबल इन्वर्टेड कॉमा को अगर या सिंगल कॉमा को हम हटा रहे हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं। कहीं पे टू यूज़ कर रहे थे, कहीं पे इफ़ यूज़ कर रहे थे, बट 3 चीज़ें, अब तो हमें 3 चीज़ें मिल गई। 5 सेंटेंस होते हैं, 5 सेंटेंस में से 3 चीज़ों में हम दैट का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी 2 में, एक में इफ़ किस में यूज़ कर रहे हैं, जो हमें हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और 2 कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो सिंपल सी बात है, इन सब चीज़ों हमने देखो सभी भी सेंटेंस में हमने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि कुछ ऐसी मेन चीज़ों पे फोकस किया है कि इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार का सेंटेंस है। आपको उसी हिसाब से जो रूल्स जो दिए गए, जो हमने प्रोवाइड कराए हैं, बस वही रूल्स आपको वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। मैंने आपको यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, डायरेक्ट में अगर किस प्रकार का अगर एक्सक्लामेशन वर्ड्स आ रहे हैं तो उसको कैसे आपको चेंज करना है। वाओ, अगर वाओ आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ एक्साइटमेंट, मतलब जो सेड और सेड टू है उसको कैसे चेंज करना वो हम बता रहे हैं। आप किसी को टोल्ड में चेंज कर रहे, आस्क्ड में चेंज कर रहे थे, एडवाइस, कमांडेड में चेंज कर रहे थे, प्रेड या इन सब चीज़ों में चेंज कर रहे थे, सेम यही है। वाओ को किस में करोगे, वाओ को एक्सक्लेम्ड विथ एक्साइटमेंट, सॉरी को रिग्रेट के साथ, हुर्रे को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय के साथ, वेल डन है तो इनकरेजमेंट के साथ, ओ है तो सॉरो के साथ, अलास है तो ग्रीफ के साथ, आ है तो ग्रीफ या सॉरो हो गया, आहा है मतलब जॉय के साथ हो रहा है, पू है तो कंटेम्प्ट के साथ हो गया, वाटे मतलब सरप्राइज कर रहा है, या ओ माई गॉड है शॉक के साथ आ रहा है, नॉनसेंस है मतलब एंगर होके तभी आपको वो नॉनसेंस बोलेगा, ओह नो मतलब एक रिग्रेट हो रहा है। तो ये जो वर्ड्स है ना, उसके पहले हमें क्या करना, एक बेसिकली कॉमन चीज़ याद कर लो कि अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो सेड या सेड टू को पहले तो एक्सक्लेम्ड विथ, ये 100% वहाँ पे लगाना है। दूसरा चीज़, जो भाव आ रहा है, जॉय का भाव आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सारो का भाव आ रहा है, ग्रीफ का है तो एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ या सारो, जीत का किसी भी प्रकार का आ रहा है तो जॉय लिख दो, या किसी ने आपकी प्रशंसा की है तो प्रेज्ड लिख दो, या सरप्राइज का आ रहा है तो सरप्राइज लिख दो, या भी कोई आपको इनकरेज कर रहा है तो इनकरेज कर दो, या कोई गुस्से से आपको नॉनसेंस बोल दिया तो वहाँ तो एक्सक्लेम्ड विथ एंगर का यूज़ होगा। एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस है उसमें भी ज़्यादा रूल्स नहीं है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, ये इसमें कुछ 2-4 रूल्स ही हैं, वही है, बस आपको याद करने हैं और वही आपको उसमें अप्लाई करने हैं और कुछ नहीं है। अभी आप एग्जांपल के तरीके से आपको मैं ये दिखाऊंगा कि मतलब वाओ, सॉरी, हुर्रे, वेल डन, ये सब चीज़ें तो जो हम चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में तो कहाँ पे क्या यूज़ कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ एक्साइटमेंट या एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट या फिर जॉय या फिर इनकरेजमेंट या फिर कोई भी एंगर, वो सब चीज़ें हैं, देख सकते हैं। ही सेड अलास,
फोकस करो। अलास, अलास मतलब क्या है, दुख हो रहा है, मतलब एक्सक्लेम्ड विद सारो। अलास के बाद क्या आ गया, एक्सक्लामेशन मार्क आएगा, मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आई हैव फेल्ड इन द एग्ज़ाम, आई हैव फेल्ड इन द एग्ज़ाम। देखो सेड का यूज़ हुआ है शुरू में, मतलब कि अंदर के टेंस को चेंज करना है। आई आया है मतलब चेंज ऑफ द पर्सन होना है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सारो हो गया। दैट, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाना है। ही हैड, ही क्यों आया, आई था, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज हुआ। हैड, हैड क्यों आया, क्योंकि हैव था, पास्ट परफेक्ट था इसलिए यहाँ पे, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट था इसलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया गया है, इसलिए दैट ही हैड फेल्ड इन द एग्ज़ाम। नेक्स्ट है द मैनेजर सेड, द मैनेजर सेड हुर्रे, हुर्रे मतलब क्या, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सिंपल सी बात, द मैनेजर एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब क्या है, वी हैव गॉट द प्रोजेक्ट, दैट लगाएंगे क्योंकि डबल इन्वर्टेड कामा को हटाना है। वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो। मैनेजर, मैनेजर के लिए ही का यूज़ होगा। हैव है, हैव की जगह हैड होगा। हैव क्यों, हैव है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, उसको चेंज किया हमने पास्ट परफेक्ट में। गॉट है, गॉट द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं आपको कुल मिला जुला के बस वही 3 चीज़ों में ही आपकी सारी जो नैया है, सारा उंगली है, सारी चीज़ वहीं आके अटकेगी। कि आपको 3 चीज़ जरूर से ज़रूर याद रखनी है, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ नियरेंस वर्ड्स। इन सब चीज़ों को याद करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यदि व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हुआ हो तो उसको कैसे बदलेंगे, उसको व्हाट या हाउ के बाद हम वेरी का यूज़ उस सेंटेंस में ज़रूर करेंगे। जैसे नित्या सेड हाउ लकी आई एम टू बी दियर। नित्या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, हाउ लकी मतलब सरप्राइज के साथ ही वो बोल रही है। नित्या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट शी वाज वेरी लकी टू बी देयर। द आगे टीचर सेड व्हाट ए वंडर एन आइडिया इट इज। टीचर एक्सक्लेम्ड विथ एडमायरेशन, वंडर के साथ बोल रहा है मतलब वो अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं इसलिए। दैट इट वाज एन वंडरफुल आइडिया। अब देखो इस वाले सेंटेंस में क्या हुआ, एक बात याद रखना, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कुछ भी है उसको आपको इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव में चेंज करना ही करना है। इसके लिए आपको कोई भी एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे किसी भी प्रकार का दिमाग या कोई भी अलग रूल अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर वो चीज़ आपका असर्टिव सेंटेंस में नहीं है मतलब आपका इनडायरेक्ट वाला जो पोर्शन है वो टोटली रॉन्ग है। ये हो गए व्हाट एंड व्हाट ए और हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज़ हो रहा है तो। अब हम आगे पढ़ेंगे, अगर इसके बाद अगर मान लो कोई नाउन का प्रयोग हो गया तो, जैसे व्हाट ए प्लेस, व्हाट ए पैलेस, व्हाट ए बटरफ्लाई, ये सब चीज़ें आई तब कैसे चेंज करोगे उसके लिए भी हम आपको बताते हैं। चलो, व्हाट ए के बाद नाउन का प्रयोग हो तो भाव के अनुसार व्हाट ए को ग्रेट, लवली, वंडरफुल, टेरिबल, स्ट्रेंज में चेंज कर देते हैं। श्रवण सेड व्हाट ए chaotic room was her. Shravan exclaimed with disgust that her room was very chaotic. देखो, the what a chaotic room was her, अब इसको हमें असर्टिव में चेंज करना है, यही ध्यान रखना है। ओके, she said what a beautiful painting. She exclaimed with admiration that it was a very beautiful painting. ये सब किसकी चीज़ है, बस जो व्हाट ए का जो यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया और वहाँ पे भाव कैसा आ रहा है, उसी भाव को यहाँ पे एक्सक्लेम विथ के साथ लिखना है। और जो अंदर जो सेंटेंस है मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है वो क्या कहना चाह रहा है वहाँ पर हम वेरी का यूज़ कर देंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों ये हमारे टोटल हो गए 5 सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम। आई थिंक कि मैंने कोई भी ऐसा रूल्स नहीं छोड़ा होगा या कोई भी ऐसा रूल मैंने आपको नहीं बताया होगा जो नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए अप्लाई हो रहा हो। तो इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखे होंगे, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि मतलब आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा और नोट भी किया होगा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है या इसके रूल्स को भी आपने नोट किया होगा।
तो अगर आपने नोट किया होगा और हर चीज़ों को बहुत बारीकी से पढ़ा होगा तो आई होप कि आपको कभी फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं हम कुछ एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सीता सेड, "Oh no, I missed the train." सीता exclaimed with regret that she had missed the train. सेंटेंस देखो, दिमाग में क्लिक करो, ये रूल्स हमने कहाँ अप्लाई किए थे और इस सेंटेंस में, इस एग्जांपल्स में कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। ओह नो मतलब रिग्रेट उसको हो रहा है, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, दैट लगाना है, उसके बाद आई को हमने जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो, बाकी को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करो, बस। और उसके बाद जो चेंज ऑफ टेंस है उसको भी अप्लाई कर दो। आई सेड थैंक गॉड आई पास द एग्जाम, आई एक्सक्लेम्ड विथ ग्रेटिट्यूड that I had passed the exam. She said what a terrible mistake I made. She exclaimed with disappointed that she had made a terrible mistake. तीसरे एग्जाम्पल्स में क्या बोल रहा है, उससे मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक हो गई है मतलब वो डिसअपॉइंट हो गई है, बस उसके भाव को पकड़ो, भाव को पकड़ के उधर डालना है आपको। एक्सक्लेम्ड विथ के साथ आपको पैचअप करना है। से एक्सक्लेम्ड विथ डिसअपॉइंटेड वो कर रही है, वो बोलती है कि दैट शी हैड मेड अ टेरिबल मिस्टेक, उससे एक मिस्टेक हो गई है जिसके कारण वो डिसअपॉइंट हो गई अपने मिस्टेक। तो एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस है उसमें ज़्यादा रूल्स तो है ही नहीं, वही 3-4 रूल्स हैं जो हमने बताए, यही सब रूल्स हैं, वही हर जगह लागू होंगे। और इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात भी नहीं है, ज़्यादा माइंड में भी बैठाने वाली बात नहीं है, सारे एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, सारे जो रूल्स हैं सारे एक दूसरे, क्योंकि इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी में तो मोस्ट है सारे आपके फीलिंग्स, मतलब जो भाव है ना उसी के अनुसार ही आपको उधर एक्सक्लेम्ड विथ या फिर एडवाइस, प्रेड, ऐसी चीज़ों में मैं आपको बस चेंज करना है सेड टू को, और ज़्यादा कहीं कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है टीना सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। अब इसमें क्या है, व्हाट ए ब्यूटीफुल, बस हमने जो आपको बताया था कि व्हाट ए के बाद एडवर्ब आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, तो उसको कैसे चेंज करना है, या फिर नाउन आ रहा है तो उसको वहाँ पे क्या चेंज करना है, कहीं पे वेरी लगाना है, कहीं पे नहीं लगाना है, कहीं पे ग्रेट लगाना है, कहीं पे सरप्राइज वाला लुक देना है, बस। टीना एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। देखो सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया, असर्टिव सेंटेंस में कर दिया, दैट लगा दिया और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर दिया, बस। व्हाट एक बाद ब्यूटीफुल हाउस है, एक नाउन का यूज़ किया है, वहाँ वेरी यूज़ कर दिया। Devendra said, "Alas, we are leaving the college." Devendra exclaimed with sorrow that he was leaving the college. She said, "Wow, this gift is amazing." She exclaimed with excitement that the gift was amazing. The player said, "How lucky I am to win the prize." The player exclaimed with surprise that he was very lucky to win the prize. देखो जो हमने रेड से मार्क किए गए ना, यही चीज़ें होती हैं जो सेंटेंस में ना, यही चीज़ें होती हैं जिसको आपको ध्यान देने वाली बातें होती हैं, जिस पे फोकस करने वाली, यही चीज़ें आपको बताएंगी कि इनडायरेक्ट बनाते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। बस अगर आपने इन सब चीज़ों पे जरा सा भी फोकस किया, आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि मुझे ये चीज़ें इसमें, मतलब आपने पहले तो ये समझ लिया, अरे यार ये तो ये सेंटेंस है, अगर ये सेंटेंस है तो मुझे इस तरीके का यहाँ पे रूल अप्लाई करना है। अब सेंटेंस क्लिक हो गया, समझ में आ गया कि सेड या सेड टू को कहाँ चेंज करना है। इम्परेटिव है तो एडवाइज्ड, ऑर्डर, कमांडेड में चेंज कर देंगे, और अगर इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड में चेंज कर देंगे, असर्टिव है तो टोल्ड में कर देंगे, ऑप्टेटिव है तो प्रेड या कर्स, इन सब के भाव के अनुसार कर देंगे, और अगर एक्सक्लामेशन मार्क मिल गया तो उसको एक्सक्लामेटरी के हिसाब से चेंज कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट। द बॉस सेड व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। देखो नॉनसेंस का यूज हुआ, मतलब वो एंगर है। द बॉस एक्सक्लेम्ड विथ एंगर दैट ही वाज टॉकिंग नॉनसेंस। द बैगर सेड ओ माय गॉड द हाउस इज ऑन फायर। देखो ये शॉक से बोल रहा है, फायर हुआ है, मतलब वो शॉक्ड होकर बोल रहा है। द बैगर एक्सक्लेम्ड विथ शॉक दैट द हाउस वाज ऑन फायर। द कोच सेड वेल डन यू प्लेड वेल। वेल मतलब अच्छे से, मतलब उसको इनकरेज कर रहा है, आपने बहुत अच्छे से खेला इसलिए। द कोच एक्सक्लेम्ड विथ इनकरेजमेंट दैट ही प्लेड वेल। सॉरी यहाँ मैंने एक्सप्लेन्ड लिखा है, एक्सप्लेन्ड की जगह एक्सक्लेम्ड होगा।
claimed with encouragement that he played well. तो दोस्तों मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखो और इसमें जो हमने आपको रूल्स और जो रेगुलेशंस और जो एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड कराएं उसको आप अपने कॉपी में ज़रूर से ज़रूर नोट करो और इनको एक बार ज़रूर से ज़रूर रिपीट करो, दोहराओ। अगर आप इसको देखोगे और समझोगे, पढ़ोगे तो 100% है कि नरेशन का जो डाउट है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर कोई एक इनिशियल या बिगिनर बंदा, बिगिनर मतलब एक फ्रेशर बंदा है, तो भी अगर वो चाहेगा अगर नरेशन सीखना तो भी सीख सकता है। बट उसे ज़रूरी ये है कि उसे टेंस का नॉलेज भी होना बहुत ही ज़रूरी है। टेंस का पर्सन का ये 100% उसको नॉलेज होना चाहिए। टेंस और पर्सन के बारे में अगर जानता है तो वो नरेशन को आराम से कर सकता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए आपको ज़रूरी है, अगर आपको टेंस के बारे में सीखना है, अगर आप नहीं जानते हैं पर्सन के बारे में सीखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सब का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रहा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।